हेलो बच्चों, अपन आज चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसमें अपन क्या है, आरएनए संसार है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि आरएनए संसार क्या होता है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके मैंने 6-7 वीडियो डाल दिए हैं। आज एक नया वीडियो डालेंगे आरएनए संसार के अंदर टीआरएनए की संरचना। इसकी टीआरएनए है उसकी संरचना आपको समझाएंगे, टीआरएनए क्या होता है। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो टीआरएनए के बारे में पहले सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्थानांतरण आरएनए के नाम से जानते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण आरएनए, इसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। ठीक है, कई जगह इसको एस आरएनए भी लिखा होता है, यानी सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना टीआरएनए मतलब होता है स्थानांतरण आरएनए। अब पूछा जाता है कि स्थानांतरण आरएनए है, इसका कार्य क्या होता होगा। नाम से ही पता चलता है ये क्या करता है, कोशिका दरों में जो एमिनो अम्ल होते हैं, जो कोशिका दरों में जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको लेके आता है। कहां लेके आता है, एमआरएनए के पास लेके आता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इसका काम होता है स्थानांतरण करना, आरएनए है उसको इकट्ठा करना और लेकर आना। अब समस्या ये आती है स्थानांतरण आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। इसका निर्माण होता है केंद्रक में। कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है केंद्रक के अंदर। स्थानांतरण आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक के अंदर। जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में जब डीएनए का अनुलेखन होगा, जब डीएनए का अनुलेखन होगा तो एमआरएनए भी बनेगा और साथ में क्या होगा, टीआरएनए भी बनेगा। यानी इसका निर्माण होता है केंद्रक में। ये कोशिका के केंद्रक के अंदर बनेगा और केंद्रक से ये कहां आएगा, कोशिका दरों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये कोशिका दरों में आ जाता है। ये कुल आरएनए का 10 से 15% होता है, कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। इसकी ये विशेषता है कि इसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें ज्यादा न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं, ये छोटा आरएनए है, इसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड ही पाए जाते हैं, ज्यादा इसमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाए जाते। लेकिन इसमें कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो सवाल बनता है ऐसा कौन सा आरएनए है जिसके अंदर असामान्य न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे आपने एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन देखे, लेकिन इसके अंदर डाईहाइड्रोयूरिडीन क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडीन है, जैसे इनोसिनिक एसिड है। ये क्या होते हैं, अब सामान्य जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बताओगे 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर पाए जाते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हॉली। रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने इसका एक मॉडल दिया था जिसका नाम आपको बताना है क्लोवरलीफ मॉडल। ये सवाल भी परीक्षा में आता है कि क्लोवरलीफ मॉडल किसने दिया था। रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने इसका क्लोवरलीफ मॉडल दिया था। इसकी संरचना को समझाने के लिए क्या है, क्लोवरलीफ मॉडल प्रस्तुत किया था। इसका एल मॉडल भी दिया गया है, यानी इसका 3 डायमेंशनल मॉडल दिया गया है जिसको अपन कहते हैं एल मॉडल। क्या कहते हैं, एल मॉडल। टीआरएनए लगभग क्या होता है, 60 प्रकार का होता है। टीआरएनए 60 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके प्रकार नहीं होते हैं। सबसे पहले बताओगे टीआरएनए को कहते हैं स्थानांतरण आरएनए। ये आपको सब समझ में आ जाएगा जब अपन अनुलेखन क्रिया और अनुवादन क्रिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्थानांतरण आरएनए काम कैसे करता है। स्थानांतरण आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है और फिर ये कोशिका दरों में आ जाता है। फिर अपन कहते हैं कुल आरएनए का ये कितने प्रतिशत है, 10 से 15% ये टीआरएनए है। टीआरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब सवाल आता है कौन सा आरएनए है जिसके अंदर अब सामान्य न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब सामान्य न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो आपको बताना है, टीआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए का जो क्लोवरलीफ मॉडल है उसका निर्माण आपको बताना है, रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने किया था। अब अपन एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, टीआरएनए के बारे में बताएंगे। टीआरएनए की 5 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस टीआरएनए की 5 भुजाएं होती है बच्चों। इसकी 5 भुजाएं पाई जाती हैं।
ये जैसे इसमें क्या होता है, ये इसका एक नॉर्मल अपन डायग्राम बना रहे हैं, ये इसका नॉर्मल क्या है डायग्राम है। तो इसमें 5 भुजाएं आपको क्या होगी दिखाई देगी, ठीक है। ये इस तरह से एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और 5 भुजाएं दिखाई देती हैं। अब ये क्या होता है, इसमें 5 भुजाएं पाई जाती है tRNA के अंदर। इसका जो एल मॉडल है, जिसको अपन 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 आयामी मॉडल कहते हैं, 3 आयामी मॉडल दिया था किम नामक वैज्ञानिक था। ये किम नामक वैज्ञानिक ने इसका एल स्वरूप प्रतिपादित किया था। लेकिन इसका क्लोवर लीफ मॉडल है वो आपको बताना रॉबर्ट हॉली नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और ये कृत्रिम tRNA है, उसका भी संश्लेषण खुराना नामक साइंटिस्ट था, उसने कृत्रिम tRNA उसका निर्माण किया था। तो आप बताओगे कि स्थानांतरण RNA को सोल्यूबल RNA या कई जगह aRNA में लिखा होता है। अब इसका निर्माण केंद्रक में होता है और ये कुल RNA का 10 से 15% है। ये इसमें 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, लेकिन कुछ असामान्य न्यूक्लियोटाइड्स केवल इसी में पाए जाते हैं, जैसे इनोसिलिक एसिड है, डाइहाइड्रोयूरिडीन है। रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने इसका एक मॉडल दिया था क्लोवर लीफ मॉडल, और इसका 3 डायमेंशनल मॉडल, इसका 3 आयामी मॉडल है वो दिया था आपको बताना है किम नामक साइंटिस्ट ने। फिर आपको बताना है इसमें 5 भुजाएं होती हैं। अब आपको 5 भुजाओं के नाम बताएंगे। ये जो tRNA है इसको अपन स्थानांतरण RNA कह रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें 5 भुजाएं हैं। ये इसका क्या है 5वां किनारा है और ये 3रा किनारा है, ठीक है। ये 3रा और 5वां किनारा होता है, ये पास आ जाते हैं क्योंकि कुछ क्षारक युग्म एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। कुछ क्षारक युग्म क्या होते हैं एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, इसलिए 3रा और 5वां किनारा एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने कि ये क्षारक युग्म क्या है, कुछ अनुपूरक क्षारक युग्म होते हैं जिसके कारण ये क्या होता है द्विरुजुकी हो जाता है। वैसे ये होता सिंगल स्टैंड है। ये इसका क्या है 5वां किनारा है, ये इसका 3रा किनारा है, ठीक है। इसमें लगभग 19 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। tRNA के अंदर 19 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं लगभग। अपने को इतनी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है इसमें कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसमें 5 भुजाएं होती है। ये इसका 5वां किनारा है, ये इसका 3रा किनारा है। 3रा किनारा और 5वां किनारा पास आ गया। अब इसमें क्या होता है 3रा किनारा है उस पे सदैव फिक्स नाइट्रोजन क्षारक होते हैं CCA। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है कि इसके 3रे किनारे पर कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, CCA होते हैं। और इसके 5वें किनारा जो मुक्त होता है उस पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है, गुआनिन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक पहली भुजा हो गई है, इसको कहते हैं एमिनो अम्ल ग्राही भुजा। इस भुजा का नाम होता है एमिनो अम्ल ग्राही भुजा। इसका काम होता है या एमिनो अम्ल जुड़ते हैं या इस भुजा से आकर क्या होते हैं एमिनो एसिड्स होते हैं वो जुड़ते हैं। तो इसका काम, ये एमिनो अम्ल ग्राही भुजा है, इसका काम होता है एमिनो अम्ल को ग्रहण करना। किसको ग्रहण करना, जो एमिनो अम्ल है उसको ग्रहण करना। तो CCA नाइट्रोजन क्षारक कौन से सिरे पर होते हैं, 3रे सिरे पर होते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है नेट के अंदर। और 5वें किनारे पर क्या होता है G नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। अब इसके बाद इसमें दूसरी भुजा होती है जिसको कहते हैं T-साई भुजा। तीसरी भुजा होती है जिसको अपन कहते हैं अतिरिक्त भुजा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, अतिरिक्त भुजा के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य कभी तक ज्ञात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भुजा है, इस भुजा का नाम होता है एंटीकोडॉन भुजा। एंटीकोडॉन भुजा, ये एंटीकोडॉन भुजा है और इस भुजा का नाम है डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा, डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। इस भुजा का नाम होता है डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। तो कितनी भुजा हो गई, 5 भुजा हो गई है। पहली है एमिनो अम्ल ग्राही भुजा, दूसरी भुजा है T-साई भुजा, तीसरी भुजा है अतिरिक्त भुजा, चौथी भुजा एंटीकोडॉन भुजा और 5वीं भुजा है डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा। ये यहाँ पर एक डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा होती है, यहाँ पर एक एमिनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। एमिनो एसिल
सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, बंध बनाने में काम करता है। जब एमिनो एसिड्स का संश्लेषण होता है, एमिनो एसिड्स आते हैं, उसके पश्चात एमिनो एसिड्स के बीच में बंध बनाने का काम ये करता है। इस T-साई-सी भुजा का काम होता है राइबोसोम में, उस राइबोसोम से जुड़ने में ये सहायता करता है। राइबोसोम्स होते हैं उससे ये जुड़ने में सहायता करता है। और ये अतिरिक्त भुजा, इसका कार्य पता नहीं है। एंटीकोडॉन भुजा मोस्ट इंपॉर्टेंट भुजा होती है। एंटीकोडॉन भुजा कोडॉन के अनुपूरक होती है। जैसे कोडॉन है AUG, कोडॉन है प्रारंभिक AUG, तो एंटीकोडॉन A का अनुपूरक होता है U, और फिर U का अनुपूरक होता है A, और G का अनुपूरक होता है C। तो ये एंटीकोडॉन भुजा इस तरह से होती हैं। ये कोडॉन जो mRNA पे जो कोडॉन पाए जाते हैं, mRNA पे जो कोडॉन पाए जाते हैं, उन कोडॉन के अनुपूरक एंटीकोडॉन होते हैं। यानी जो कोडॉन होते हैं उन कोडॉन के अनुपूरक एंटीकोडॉन होते हैं। अगर जैसे कोडॉन मान लो आपने देखा C है, तो एंटीकोडॉन भुजा पे क्या होगा, G होगा। ठीक है, तो कोडॉन भुजा होती है, उसकी विशेषता ये होती है कि अलग अलग होती है। ये अलग होगी, इसके आधार पर 60 प्रकार के क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पर एंटीकोडॉन है, मान लो A, यहां पर कोडॉन A है, तो इसमें एंटीकोडॉन क्या होगा, U होगा। तो इस तरह से एंटीकोडॉन्स होते हैं, वो कोडॉन के अनुपूरक होते हैं। तो ये कोडॉन है और ये क्या है, एंटीकोडॉन है। एंटीकोडॉन किसको पढ़ेगा, कोडॉन को पढ़ेगा और एमिनो अम्ल को लेकर आएगा। तो ये आपको आगे समझ में आएगा, जब अपन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो tRNA को अपन स्थानांतरण RNA कह रहे हैं। इसका काम होता है कोशिका दर उससे एमिनो अम्ल को एकत्रित करना। कोशिका दर में है उससे एमिनो अम्ल को एकत्रित करना, कोशिका दर उससे एमिनो अम्ल को एकत्रित करना और mRNA के ऊपर लेके आना। इसका निर्माण कहां पर होता है, केंद्रक में होता है। फिर उसके बाद आपको ये 5 भुजाओं के नाम कंठस्थ याद होने चाहिए। सबसे पहली भुजा है एमिनो अम्ल ग्राही भुजा, दूसरी भुजा है T-साई-सी भुजा, तीसरी भुजा अतिरिक्त भुजा, चौथी भुजा एंटीकोडॉन भुजा, और 5वीं भुजा होती है एमिनो एसिड सिंथेटेज भुजा। इन 5 भुजाओं में आप बताओगे कि भाई इस तीसरी भुजा है, इसका नाम होता है एमिनो अम्ल ग्राही भुजा। ये क्या करती है, एमिनो अम्ल है उसको एकत्रण करती है और लेकर आती है। इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो CCA होते हैं। वैसे ये क्या होता है, ऐसा सीधा होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, अनुपूरक होते हैं, इसलिए पास आके यूं जुड़ जाते हैं। तो ये क्या होती है, ऐसे होती है, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रोजन क्षारक आ जाते हैं, एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, इसलिए क्लोवर लीफ जैसी संरचना क्या है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो ये इस तरह का आकार हो गया है। इस तरह का आकार क्यों हुआ कि नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे के अनुपूरक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपन ने tRNA उसका अध्ययन कर लिया है। tRNA बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं और tRNA का ये क्लोवर लीफ मॉडल है, ये एक एलानिन tRNA है उसका मॉडल प्रस्तुत किया था, ईस्ट कोशिका के अंदर से इसको संश्लेषित किया था। तो आपको ये बताना है, ये जो एमिनो अम्ल ग्राही भुजा है, ये राइबोसोम को जोड़ने वाली भुजा है, T-साई-सी भुजा है। ये जैसे एमिनो अम्ल सिंथेटेज भुजा है, एमिनो अम्ल सिंथेटेज भुजा, डाइहाइड्रोयूरिडीन भुजा, एंटीकोडॉन भुजा, अतिरिक्त भुजा। अब कभी कभी सवाल आ जाता है अतिरिक्त भुजा में कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो इनकी इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन इस पूरे के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 75 से 80 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये ज्यादा लंबा डीएनए नहीं होता, सबसे छोटा डीएनए होता है, ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आरएनए हो गया tRNA। अब अपन अध्ययन करेंगे rRNA का।